हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। जी हाँ दोस्तों, सबसे अहम चैप्टर है ये। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ इस बुक में जो 10 चैप्टर्स हैं उनमें से डिमांड एनालिसिस के बाद अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो है नेशनल इनकम, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको समझाता है, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिहाज से मैक्रो इकोनॉमिक एंगल से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है नेशनल इनकम। दोस्तों, नेशनल इनकम ये नाम से ही आपको समझाता है कि ये देश के इनकम के बारे में बात करने वाला है। कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, इंडिविजुअल इनकम्स के बारे में बात कर रहे थे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम एक बड़ा पहलू देख रहे हैं, एक मैक्रो कॉन्सेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देश की इनकम से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की इनकम को नहीं स्टडी कर रहे हैं हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिलाकर जो इनकम बनती है नेशनल इनकम, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो जिसका नाम है नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 7 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स। दोस्तों, अगर हम गहराई से इसे समझने की कोशिश करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देश की इकोनॉमी जो है बहुत सारे कमर्शियल एक्टिविटीज से बंधी हुई है। कहीं ना कहीं इन सभी कमर्शियल एक्टिविटीज के जरिए देश की इनकम खड़ी होती है और इसीलिए नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द नेशनल इकोनॉमी comprises of all firms and factories, shops and markets, banks and financial institutions। यानी ये देश का हर छोटी से छोटी जो चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो हिस्सा हैं और उनकी गतिविधियां, उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ही तो कॉन्स्टिट्यूट करके देश की तरक्की में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, साथ ही साथ देश की इनकम में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देती हैं। तो उसी के बारे में यहाँ कहा गया है, नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जी हाँ दोस्तों, कंपोजिट मेजर यानी हम इंडिविजुअली किसी इनकम को नहीं देख रहे हैं, हम एक कंपोजिट मेजर कर रहे हैं, हम एक ऑल टुगेदर स्टडी कर रहे हैं, हर किसी के इनकम को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यस, ये एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, बट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर। जी हाँ दोस्तों, इन सभी एक्टिविटीज के अलावा नेशनल इनकम एक इंडिकेटर की तरह काम करता है पब्लिक वेलफेयर का। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द कंट्री कितना हो रहा है, कैसे होगा, क्या क्या प्रावधान होंगे, ये भी हमें नेशनल इनकम के जरिए पता चलता है। अगर देश की इनकम के बारे में पता होगा तभी तो हम देश के लिए बजट बना पाएंगे। जिस तरह हम अपने घर का बजट हमारी इनकम को देखते हुए बनाते हैं, उसी तरह देश की इनकम से बहुत सारे एनालिसिस हम कर सकते हैं। In India, establishment of National Income Committee (NIC) in 1949 marked the beginning of government efforts for regular compilation of national income estimates। जी हाँ दोस्तों, 1949 के अंदर NIC का गठन किया गया ताकि नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स हर साल निकाले जाएं और प्रॉपरली उससे एनालिसिस करते हुए देश को आगे बढ़ाया जाए। एट प्रेजेंट, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO compiles and publishes data on national इनकम। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो एट प्रेजेंट जो है डेटा एनालिसिस करके हमें नेशनल इनकम के बारे में बताती है और उसके अलाइड, उससे जुड़ी हुई जो एग्रीगेट्स एक्टिविटी हैं उनका हर साल वो जो है मूल्यांकन करते हुए हमारे सामने रखती है। चलिए नेशनल इनकम के कोर मीनिंग को समझते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, पैसा ये हर चीज में बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये मॉडर्न इकोनॉमी जो है, मॉडर्न वर्ल्ड जो है, ये पैसों पर टिका हुआ है और इसीलिए मॉडर्न इकोनॉमी को मनी इकोनॉमी कहा जाता है। हेंस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जी हाँ, हम किलो में या लीटर में नेशनल इनकम मेजर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं क्योंकि आज की दुनिया पैसों पर टिकी है, नेशनल इनकम को मेजर करना भी मनी में ही पड़ता है, उसे एक्सप्रेस भी हम मनी में, रुपीज में या जो भी आपकी करेंसी है उसमें करते हैं। द टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों, नेशनल इनकम से जुड़े हुए हर आंसर के इंट्रोडक्शन में आप ये लाइंस लिख सकते हैं। द टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड एज द नेशनल इनकम। इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम असलियत में क्या है?
तो वो बहुत सारी गतिविधियों का मिलाप है, बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक्सचेंज होता है। तो इन सभी का जो कंपोजिट मेजर है वही तो नेशनल इनकम है। और इसीलिए इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। ये कोर मीनिंग है दोस्तों, इसे ब्रैकेट्स में डाल लीजिए, इसे बार बार रिपीट करेंगे और इसे याद करने की कोशिश कीजिए। इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो, नेशनल इनकम इज द फ्लो, नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। जी हाँ दोस्तों, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो एक परफेक्ट ईयर में या एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी पूरी जो मेजर है उसे हम नेशनल इनकम कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। 3 मुख्य डेफिनेशंस हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। एक NIC द्वारा दिया गया डेफिनेशन है, एक प्रोफेसर पीगू का डेफिनेशन है और एक फिशर का डेफिनेशन। ये तीनों ही डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप अपने हिसाब से तीनों में से कोई भी एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन इन तीनों की खासियत समझिए, इससे आपको नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। NIC, जिसके बारे में बहुत बातें कही जाती हैं कि नेशनल इनकम एस्टिमेट्स में इनका बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है। नेशनल इनकम कमेटी जो है, इसका गठन महालनोबिस के चेयरमैनशिप में हुआ। साथ ही साथ VKRV राव और DR गाडगिल इसके मेंबर्स थे। इन्होंने जो डेफिनेशन दिया उसके बारे में बात करें तो अ नेशनल एस्टिमेट measures the volume of commodities and services turned out during a given पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। तो दोस्तों, अभी जो मैंने पहले मीनिंग बताया है, इस मीनिंग में भी आपने एक चीज को नोट किया, नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब ऐसा नहीं है कि साल दर साल जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका कैलकुलेशन होगा, इस स्पेसिफिक ईयर का हम एस्टिमेट निकालेंगे, एवरी ईयर एस्टिमेट निकालेंगे। आप जब बजट भी बनाते हैं तो आप या तो मंथली बजट बना रहे हैं या तो ईयरली बजट बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, क्योंकि देश की इनकम जो है वो फ्लक्चुएट होती है, कभी बढ़ती है कभी कम भी हो सकती है। तो इस का जो मेजरमेंट है वो भी पर्टिकुलर पीरियड का होता है। और वही यहाँ पर NIC ने भी कहा है, नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टर्न आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। यानी किसी भी चीज को डबल काउंट नहीं करना है, एक ही बार उस गुड का या उस सर्विस का काउंटिंग होगा, उसका मेजर किया जाएगा और वो भी साल में एक ही बार होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान ही काउंटिंग जो है, एस्टिमेट जो है वो किया जाएगा। ये था नेशनल इनकम कमेटी का डेफिनेशन। इसके अलावा प्रोफेसर पीगू जो कह रहे हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है। नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड। जी हाँ दोस्तों, पीगू साहब कह रहे हैं कि बॉस, हमारे देश की इनकम ये सिर्फ वही इनकम नहीं होती जो हमारे देश में कमाई गई हो। हमारा देश जो व्यापार करता है और उससे जो पैसे कमाता है फॉरेन ट्रांजैक्शंस में, वो इनकम भी हमारे ही देश की इनकम है और इसीलिए उसे भी जोड़कर हमारा नेशनल इनकम बनता है। तो बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने कहा है कि नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी का तो है ही, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमें मिल रही है वो भी हमारे देश की इनकम है और वो भी हम इसमें जोड़ते हैं। ये प्रोफेसर पीगू का डेफिनेशन है। इसके अलावा फिशर का बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है, वो कहते हैं नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोलली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। ये सर्विस ओरिएंटेड बोल सकते हैं इसे। ये कहते हैं नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोलली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स। यानी कंज्यूमर जो सर्विसेज रिसीव करते हैं उसके बदले में वो पैसे देते हैं, इसी से तो नेशनल इनकम एस्टिमेट किया जाएगा, वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन एनवायरमेंट्स। तो इस प्रकार 3 महत्वपूर्ण डेफिनेशंस आपके सामने हैं नेशनल इनकम के। दोस्तों, हमने अभी अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें नेशनल इनकम के बारे में जानी हैं। फिर एक बार थोड़ा सा रिकैप करता हूं दोस्तों, मीनिंग आपको कभी भूलना नहीं है। इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो
is the flow of goods and services in an economy produced during a year। साथ ही साथ ये तीन डेफिनेशंस हैं, NIC का, पिगू का और फिशर का। इसमें से कोई भी एक अच्छे से आप याद कर लीजिए और इतना एक इंट्रोडक्शन बनाकर हर आंसर में आप प्रेजेंट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को और गहराई से जानते हैं, बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विथ फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इनकम को और बारीकी से समझने के लिए इसकी खासियत, इसके फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना जरूरी है। ये 7 पॉइंट का आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ये आंसर बोर्ड एग्जाम में आए ना आए, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सकते हैं इस आंसर को पढ़ के, इसलिए इसे जरूर पढ़िएगा। नेशनल इनकम के फीचर्स कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का ये आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में है। शॉर्ट कोड आपके सामने है, आसानी से इसे याद रखने के लिए, इसे समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है VFMN। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, आंसर का नाम VFMN। जी हाँ दोस्तों, VFMN। तो V से है वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही जोड़ा जाए, पहला फीचर V से वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बढ़ते हैं आगे, F से 2 पॉइंट्स है हमारे पास, फाइनेंशियल ईयर फ्लो कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल ईयर फ्लो कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल ईयर फ्लो कॉन्सेप्ट। अगला पॉइंट है M से, फिर एक बार हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, M से मनी वैल्यू, M से मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, मनी वैल्यू जैसे अभी हमने देखा कि मॉनिटरी टर्म्स में ही नेशनल इनकम को जो है वो बताया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा, इसी के बारे में ये पॉइंट है, मनी वैल्यू। और आखिर में मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ये माइक्रो नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, मैक्रो कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा N से हमारे पास 2 पॉइंट है, नेट एग्रीगेट वैल्यू एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो दोस्तों इस प्रकार 7 पॉइंट का ये आंसर कुल मिलाकर के फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, आंसर का नाम VFMN। चलिए शुरू करते हैं और बारीकी से हर पॉइंट पर नजर डालते हैं। दोस्तों सबसे पहले वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूस गुड्स कब हुए हैं और वो पूरी तरह से प्रोड्यूस हो गए हैं या नहीं, ये मायने रखता है। अगर आपका गुड्स का प्रोडक्शन जो है 2016 में हुआ था शुरू, आप 2016 के नेशनल इनकम में उसे नहीं जोड़ेंगे। प्रोडक्शन शुरू हुआ तब नहीं गिनना है, उसका प्रोडक्शन कंप्लीट कब हुआ, वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कब हुआ, उस ईयर में इसे नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। और यही पॉइंट है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड। यस, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग का एरर आ जाएगा। आप 2016 में बनाने की शुरुआत तो कर रहे हैं, अगर आप उसमें भी जोड़ देंगे और फिर जब 2019 में वो गुड्स बनकर रेडी हो जाएंगे तब भी आप इनकम में, नेशनल इनकम में उसको जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम तो ज्यादा ही दिखने वाली है। तो कहीं ना कहीं बहुत अहम है कि ओनली एंड ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी एडेड इन द नेशनल इनकम। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम, द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आर कंसिडर्ड। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल्स इज नॉट कंसिडर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अहम बात है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। जो बिचौलिए होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं ना, उसकी वैल्यू भी हम ऐड नहीं करते हैं। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ final goods. Yes, for example, while estimating the production of shirts, there is no need to take the value of cotton as it is already included in the price of shirts. तो cotton से ही तो शर्ट बन रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, शर्ट है, तो उसी का एस्टिमेशन हम करने वाले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, जब भी आप एस्टिमेशन कर रहे हैं तो याद रखिए वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड। बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट है एफ फॉर फाइनेंशियल ईयर। हमारा क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, आंसर का नाम VFMN। जी हाँ दोस्तों, एफ से फाइनेंशियल ईयर, जैसा कि मैंने बताया एक पर्टिकुलर पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम कई वर्षों तक का एक नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उस टर्म का ही नेशनल इनकम एस्टिमेट निकाला जाता है, फिर नए टर्म में वापस से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है। तो याद रखिए, इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो हमारे देश में अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड। इन इंडिया इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, एफ से दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्लो कॉन्सेप्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने मीनिंग में ये पढ़ा दोस्तों।
इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिए नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट शोज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो ये क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, ये उसका फ्लो बताता है, ये खुद भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है और कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्टैटिक नहीं है, ये हमेशा फ्लो में रहता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, मनी वैल्यू। तो फिर एक बार बहुत ही सिंपल सा पॉइंट याद रखिए, नेशनल इनकम किलो में, लीटर में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमी इज मनी इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं मनी यानी मॉनिटरी टर्म्स में ही हम नेशनल इनकम को एक्सप्रेस करेंगे। नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, इट रिप्रेजेंट्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला सिंपल सा पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। हम इंडिविजुअल की बात कर रहे होते तो ये माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता, लेकिन क्योंकि हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। याद रखिए, छोटा यानी स्मॉल यानी माइक्रो, large study means macro। तो national income represents income of the economy as a whole rather than that of an individual, hence it is a macroeconomic concept। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है नेट एग्रीगेट वैल्यू। तो याद रखिए दोस्तों, ये ग्रॉस नहीं एग्रीगेट वैल्यू है। आपने सुना होगा अकाउंट्स के अंदर कहीं ना कहीं ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बारे में, तो उसी तरह ये ग्रॉस वैल्यू नहीं, ये नेट एग्रीगेट वैल्यू का कैलकुलेशन है। नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ goods and services produced and does not include depreciation, यानी depreciation को include नहीं किया जाता है, net aggregate value को जोड़ दिया जाता है। thus wear and tear of capital assets वगैरह इसमें नहीं आते। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। हमारा आखिरी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, फिर एक बार ये प्रोफेसर पीगो के डेफिनेशन की तरफ इशारा करता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की इनकम सिर्फ वही नहीं है जो हमारे देश में कमाई गई है, कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रांजैक्शन से जो अब्रॉड से इनकम हमारे पास आती है वो भी हमारे देश की कमाई है। और इसीलिए नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू। एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू यानी x माइनस m एंड नेट डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट्स मेड अब्रॉड। तो इस प्रकार दोस्तों एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हें भी हम जोड़ देते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में, और इससे ही हमारा नेशनल इनकम कंस्टिट्यूट होता है, एस्टिमेट किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया है नेशनल इनकम का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स। आप देख सकते हैं आपके सामने फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का ये आंसर, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल ईयर, फ्लो कॉन्सेप्ट, मनी वैल्यू, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम और आईटी के वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक बार, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।